नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं और जानना चाहती हूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करती हूं कि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और अपने हाथों से स्वयं के बनाए हुए नोट्सों को पढ़ रहे होंगे। आप एक पेन और एक कॉपी ले लीजिएगा और आज मैं विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे आप तो क्या है कि हमारे जो वीडियोज़ डेली के डेली जो हम डालते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे और आप क्लासों का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे जो बड़ी आँखें होती हैं वो हिरण की होती हैं, हिरण की। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो हमें बताना है कि किस उद्योग में अभ्रक है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो विद्युत, किसके उपयोग में? विद्युत। अगला, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। किसने किया? हेनरी सीले ने। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्यों पक जाता है जल्दी? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के जो अंदर का दाब है वो क्या है कि मतलब अधिक होता है, तो इसलिए प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। अगला है, दाब बढ़ाने वाला जल का क्वथनांक। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? क्या होता है? बढ़ता है दाब बढ़ाने पर। अगला है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तीसरा नियम जो न्यूटन साहब ने दिया था वो ये दिया था, प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, और यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम। आगे है कि तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, क्या है? तो वो है गंधक। क्या है? गंधक। अगला है, उगते डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? जब आपने देखा होगा कि सूर्य जब उगता है तो उगते समय और अस्त होते समय सूर्य का जो लाल रंग है वो किस कारण होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए मतलब सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन नहीं हो पाता है लाल रंग का, और होता है तो सबसे कम। कैसा होता है? सबसे कम होता है, इसलिए सूर्य उगते समय और मतलब अस्त होते समय कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अगला है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। अगला है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके, इनके बीच रखी ये गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो दो समतल दर्पण हैं और मतलब क्या है, तो 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। कितने? 5। अगला, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला होता है वो अवतल लेंस के रूप में बर्ताव करता है, अवतल लेंस। नेक्स्ट है आज का कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है?
तो वो है आपकी विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा है वो समान होती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, यदि कोई मनुष्य है और समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो यदि एक दर्पण रखा हुआ है दोस्तों, एक दर्पण, और कोई मनुष्य इस दर्पण की ओर क्या है कि 4 मीटर, यानी कि कोई मनुष्य है और वो 4 मीटर प्रति सेकंड की मतलब चाल से आ रहा है, तो जो प्रतिबिंब है, इधर जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण पर उसका, वो कितनी मतलब चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो सिंपल सी बात है कि 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है मनुष्य, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दुगनी चाल से मतलब 8 किलोमीटर, अगर 4 से आ रहा है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता हुआ दिखाई, प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ दिखाई देगा। अगला है, कार, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो आपने देखा होगा कार, ट्रक और बसों में जो ड्राइवर की सीट के पास जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के तत्व पाए जाते हैं, धातु और अधातु, उनको उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु, क्योंकि उपधातु में धातु और अधातु दोनों के ही तत्व पाए जाते हैं। अगला है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्टस हैं, वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की जो चाल है वो इस्पात में सबसे अधिक होती है। इस्पात के बर्तन में अगर हम ध्वनि करेंगे तो सबसे अधिक होगी। अगला है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है। एक व्यक्ति है घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैला के खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है। एकाएक अचानक क्या होता है कि वो बाएं सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा। क्या अचानक से एक व्यक्ति स्टूल पर खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति है और क्या है कि मतलब वो स्टूल पर खड़ा हुआ है। अब क्या है कि वो अचानक बाएं फैला के खड़ा है और अचानक से वो दोनों हाथों को सिकोड़ लेता है, तो क्या होगा, उसका जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो उसका जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी। चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है। तो पलायन वेग है, ये चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है। अगला कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 29, मतलब उसका जो आवर्तकाल है वो क्या होगा। एक सरल लोलक है और उसकी लंबाई है वो 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल है वो 2% बढ़ जाएगा। क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। अगला है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो क्या होगा, आवर्तकाल जो झूले का आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। एक लड़की है और क्या है कि मतलब झूला पड़ा हुआ है और वो क्या है उस पर बैठ के झूली हुई है और झूल रही है, और उसके पास में आकर के एक दूसरी लड़की बैठ जाती है, तो क्या झूले का आवर्तकाल बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो झूले का जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है। ये किसके द्वारा संभव है, तो अनुनाद के द्वारा ये संभव है। अगला है कि मीटर से ज्ञात करते हैं। तो मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। अगला है कि चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है। चौराहों पर पानी की जो फुहारें होती हैं उसमें गेंद नाचती रहती है,
तो क्या होता है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्योंकि जो पानी का वेग है वो फुहारों का अधिक होता है, और पानी का वेग अधिक होने से उसका दाब है वो घट जाता है और वो घूमती हुई रहती है। अगला है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए, जो वर्तमान त्रिज्या उसकी आधी रह जाए, तो दिन कितने घंटे का हो जाएगा? 12 घंटे का। कितने का हो जाएगा? 12 घंटे का। 12 घंटे का। अगला है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? कि कभी पृथ्वी पर नहीं लौटेगा, क्योंकि जो हमारी गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। स्प्रिंग घड़ी। अगला है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? घट जाएगा। 2% घट जाएगा। 2% घट जाएगा। अगला है कि दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है पास्कल। अगला है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। तो आज के प्रश्न, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी इसलिए इतने ही। और अगला पार्ट 2 में हम इसके बताएंगे साइंस के जो और बाकी प्रश्न हैं। और आज की क्लास हम बताइएगा कैसी लगी, और इनका मतलब नोट्स बना के रिवीजन करिएगा। तो आज के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।